हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो है अपना क्लास 8 का सेल चैप्टर स्टार्ट किया था, उसको हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। तो हमने सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो अब उसको हम लोग उसमें जो पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स होते हैं उसको एक एक करके स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि जो सेल होता है वो क्या होता है, एक बैग की तरह होता है। सेल जो होता है वो क्या होता है, एक बैग की तरह होता है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फिर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और गोल्जी अपीयरेंस होता है, लाइसोसोम होता है। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उसमें होते हैं। इस कारण से उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बैग के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो जो सेल होता है, सेल के बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। सेल जो होते हैं, सेल के कितने बेसिक पार्ट होते हैं, 3। आपको ये तीनों पार्ट याद होने चाहिए। पहला जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तीसरे को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो कौन कौन सा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। कौन कौन सा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। हालांकि हमने शुरू से ही देखा है, फिर भी अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए, ये क्या हमारा पूरा का पूरा सेल है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, सेल है। तो सेल का ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, ये वाला, ठीक है, सेल का जो ये आउटर मोस्ट पार्ट है, इस आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी आउटर मोस्ट पार्ट को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। समझ में आया? जो सेल का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, एक लेयर के रूप में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इसके बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये वाला पोर्शन क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब तीसरा हमने क्या देखा था, हमने देखा था किसके बारे में, तो साइटोप्लाज्म के बारे में। तो ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है, ये वाला, ये जितने भी लिक्विड्स हैं जिसमें ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, तो ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड हर एक जगह पाए जाते हैं। तो यही लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो कौन कौन से हो गए, पहला हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, तो दूसरा पार्ट होता है हमारा न्यूक्लियस। एंड तीसरा पार्ट कौन सा होता है, तो तीसरा पार्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ठीक है, आई होप कि आपको याद रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो एक एक करके सारे को देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक चीज से, प्रोटोप्लाज्म से। किससे हम लोग शुरू करेंगे, प्रोटोप्लाज्म से। अब पहले हम लोग देखते हैं प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर या सब्सटेंस होता है, जो कि जो सेल में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कौन, तो प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये किस किस से मिल करके बनते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को जब मिला देते हैं तब ये क्या बनता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला देने से क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटोप्लाज्म जो है वो बेसिकली क्या हुआ था, इसके लिए एक जो है ना प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, एक टेस्ट किया गया था। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे, अब वो तो चुप बैठने वाले हैं नहीं, तो उनके बीच ये डिस्कशन हुआ कि सेल में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता क्या है, जिसके बिना सेल रह नहीं सकता है। तो इसके लिए उन्होंने जो है देखा, बहुत सारे सजेशंस आए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस। तो इस तरीके से करके बहुत सारे ऑर्गेनल्स का नाम लिया गया। लेकिन उसी में से एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा क्या किया गया, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। देखिए, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसको निकाल लिया गया, इंजेक्शन से क्या कर लिया गया, उस साइटोप्लाज्म को निकाल लिया गया। अब निकाल लिया गया उस साइटोप्लाज्म को, तो देखा जाता है कि जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद डेड हो जाते हैं। तो इससे वो लोग कहने लगे कि साइटोप्लाज्म क्या है,
मेन जो है वो चीज़ है जो कि सेल के अंदर रहता है। लेकिन ये देखिए जितने भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि ये हमारा लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, गोल्जी अपीयरेंस हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होने लग गए, डाई हो गए। लेकिन न्यूक्लियस क्या रह गया, अलाइव रह गया। न्यूक्लियस क्या रह गया, अलाइव रह गया। तो अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आया कि जब सारे के सारे स्ट्रक्चर, सारे के सारे ऑर्गेनल्स डाई हो गए, तो अब ये न्यूक्लियस कैसे रह गया। तो इसके लिए तब साइंटिस्ट ने देखा कि इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा है, जिसके कारण से न्यूक्लियस क्या रह गया, अलाइव रह गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस न्यूक्लियस में जो पाए जाने वाले लिक्विड होते हैं न्यूक्लियस, तो उसको भी क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसको बाहर निकाला तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस भी क्या हो गया, डाई हो गया। तब इससे साइंटिस्ट में और ज़्यादा ये होने लगे, एक बोलता था कि साइटोप्लाज्म होगा तो दूसरा बोलता था कि न्यूक्लियोइड होगा। तो इस तरीके से दोनों में क्या होने लगे, काफ़ी ज़्यादा मतभेद होने लगे। तब साइंटिस्ट ओवरऑल एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। तो सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म में आता क्या क्या है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। गॉट इट। तो अब हम लोग आगे देखते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, तो ये एक आउटरमोस्ट क्या होता है, कवरिंग होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, एक आउटरमोस्ट कवरिंग होता है। देखिए ये जो है बाहर का जो ये वाला परत दिख रहा है, ये ही क्या है, एक ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, जो कि आउटरमोस्ट कवर के रूप में काम करता है। सेल को ढकने का काम ये वाला जो लेयर है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। जब मैंने शुरू में इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उस टाइम भी बताया था कि जो सेल का शेप एंड साइज होता है वो कौन कंटेन करके रखता है, तो सेल मेम्ब्रेन कंटेन करके रखता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्या, इट सेपरेट सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। अब इसके बाहर जो भी मीडियम पाए जाएंगे, ठीक है, इसके बाहर जो भी मीडियम पाए जाएंगे उससे इस सेल को अलग कौन करेगा, तो ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो अलग करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, इट पोरस एंड अलाउ ओनली सम थिंग्स दैट इंटर और एंड लीव द सेल एंड स्टॉपिंग अदर्स। देखो होता क्या है, बेसिकली ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के रूप में काम करता है। सेमी परमिएबल मतलब क्या, जितने ही सब्सटेंस हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं उसको ही ये क्या करने देता है, सेल के अंदर आने देता है, सेल के अंदर आने देता है। अब जितने भी बेकार पदार्थ रहते हैं हमारे सेल के अंदर उसको ये कहाँ भेज देता है, चुन चुन के बाहर में भेज देता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सारे के सारे सब्सटेंस को ना ही अंदर आने देता है और ना ही सारे के सारे सब्सटेंस को बाहर जाने देता है। ये चुन चुन करके क्या करता है, अंदर इन एंड आउट करता है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक अच्छा सा पिक लेके रखा है। अब ये आपको बस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अभी ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं। इसको हम लोग 9th क्लास में स्टडी करेंगे। कहाँ स्टडी करेंगे, 9th क्लास में स्टडी करेंगे। अभी बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, क्योंकि अगर स्टेप स्टेप बाय पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर अभी पढ़ने लग जाएंगे तो सारा बॉन्स कर जाएगा, ठीक है। इस कारण से इसके स्ट्रक्चर को कहाँ पढ़ेंगे, 9th क्लास में। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इस सारे को हम लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। बस अभी याद रखना कि इस तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है, तो वो सेल मेम्ब्रेन का होता है। गॉट इट। अब चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सेल वॉल। क्या है, सेल वॉल के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं होता क्या है। तो देखिए सेल वॉल जो होता है वो पाया कहा जाता है प्लांट में, जो कि एक्स्ट्रा कवर के रूप में होता है। सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन भी होंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी होंगे एंड ये सेल वॉल भी होगा, जो कि एक क्या करता है, एक्स्ट्रा कवर के रूप में काम करता है। क्योंकि देखिए हम लोगों का एक्स्ट्रा कवर के रूप में कौन काम कर देता है, हमारा जो होम रहता है वो एक्स्ट्रा कवर के रूप में काम कर देता है, ठीक है। लेकिन प्लांट तो हर एक महीने में कहाँ रहते हैं, बाहर ही रहते हैं। तो उनको जो नेचर है, नेचर में डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उनसे प्रोटेक्शन के लिए क्या रहता है, उस पर एक एक्स्ट्रा कवर रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और क्या काम करता है, तो ये जो प्लांट है प्लांट को ट्रिजिड बनाने का काम करता है, ठीक है। साथ ही साथ
इट इज एन एडिशनल प्रोटेक्टिव वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। साथ ही साथ ये सेल मेम्ब्रेन का कहाँ होता है, बाहर होता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन को भी क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, सेल को तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, इससे इस सेल वॉल के कारण से जो प्लांट सेल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाता है, वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि इट form of cellulose and provide rigidity to the cell and protect the internal structure and cell membrane of the cell। ये किससे बना होता है, तो सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है, तो सेलुलोज से मिलकर के बना होता है। ठीक है, सेल वॉल किससे मिलकर के बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। ये क्या करता है, रिजिडिटी देता है, जो प्लांट होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हार्ड बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये जितने भी प्लांट के अंदर, सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसको प्रोटेक्शन देता है और सेल मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। गॉट इट। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये होता है सेल वॉल का स्ट्रक्चर। क्या होता है, ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसमें कुछ कुछ जो है लेयर के रूप में देखने को मिलते हैं। ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये बीच में। अब इस बस अभी आपको 8 क्लास में करना क्या है, इसके स्ट्रक्चर को बस आपको ध्यान में रखना है। बाकी के पार्टीशन को हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो लेमिना होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। ठीक है, देखिए मिडिल लेमिना होता है, प्राइमरी जो है ये देखिए मिडिल वाला पार्ट जो है मिडिल लेमिना कहलाता है। प्राइमरी सेल्स होते हैं और फिर प्लाज्मा सेल्स मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, सेलुलोज होते हैं, हेमी सेलुलोज होते हैं। तो ये सारा का सारा क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, हमारा जो 9th क्लास उसमें इसको स्टडी करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब जो है हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर वो है हमारा साइटोप्लाज्म। तो पहले इसको भी देख लेते हैं, इसमें लिखा क्या हुआ है, फिर इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या है, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म होता क्या है, तो इट इज अ थिक जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दैट लाइज बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जो कि हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि हमारा न्यूक्लियस, देखिए ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो लिक्विड होता है, सेमी फ्लूइड लिक्विड होता है, इसी सेमी फ्लूइड लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। गॉट इट। अब देखिए और इसमें क्या लिखा हुआ है, तो देखिए इट हैज़ अप टू 90% वाटर। ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में कितने परसेंट वाटर होते हैं, तो 90% के अप्रॉक्सीमेट वाटर जो होते हैं इस पूरे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। ऑल द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल टेक प्लेस इन इट। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे, ठीक है, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे वो भी कहाँ होंगे, तो वो भी रिएक्शंस जो होंगे वो भी किस में होंगे, इसी साइटोप्लाज्म में ही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, तो देखिए अ नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड फ्लोटिंग इन इट। जितने भी, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जितने भी क्या होंगे, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, वो सारे के सारे इसमें क्या करते मिलेंगे, तो हमको इसमें सारे के सारे क्या करते मिलेंगे, फ्लॉट करते हुए मिलेंगे। क्या करते हुए मिलेंगे, फ्लॉट करते हुए मिलेंगे। जैसे देखिए गोल्जी अपीयरेंस हो गया, वो भी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है गोल्जी अपीयरेंस का, वो भी फ्लॉट कर रहा है, दिख रहा है। ये साइटोप्लाज्म कह रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें क्या कर रहा है, फ्लॉट कर रहा है। लाइसोसोम भी फ्लॉट कर रहा है। ये जो हमारा ईआर होता है वो भी फ्लॉट कर रहा होता है। ठीक है, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो भी इसमें फ्लॉट कर रहे होते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे इस साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, तो फ्लॉट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लॉट करते रहते हैं। गॉट इट। अब देखिए साल्ट, प्रोटीन, शुगर एंड अदर सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व इन द फ्लूइड। इसमें क्या क्या डिजॉल्व होता है, तो साल्ट होता है, प्रोटीन होता है, शुगर होता है, और भी बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो इसमें डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, आई होप कि ये साइटोप्लाज्म आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो होता है इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलता है कुछ इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसपे देखना ये प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट चेन्स बनते हैं,
ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स पाया जाता है, लिपिड लेयर्स पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर के नेम अगर आपको अभी याद रखने तो आप रख सकते हैं, बाकी इसको हम लोग 9th क्लास में और भी अच्छे से देखेंगे। तो 8 में हमको जितना पढ़ना है अभी हम उतना ही पढ़ेंगे, ताकि स्टेप बाय स्टेप में काफ़ी अच्छे से समझ सकें। आई होप कि ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है, ताकि ऐसे ही जो क्लास है वो आपको डेली बाय डेली मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।